अवंतिका राज्य के राजा श्री वर्मा हुआ करते थे। उनकी प्रजा को अगर कोई भी आपत्ति आए तो वो न्याय का साथ देकर अपनी प्रजा का न्याय करते थे। उनके शासन में सभी लोग काफी सुखी थे। मैंने सुना है तुम कर वसूल से राज्यों के गरीबों को बहुत सता रही है, अभी बात पेश हुई है, इसीलिए मैं तुम्हें 2 साल के कठिन कारावास की सजा दे रहा हूँ अभी के अभी। महाराज मुझे माफ कर दीजिए और आज से मैं वो सारी करतूतें छोड़ दूंगा। मैं वचन देता हूँ, कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। गलती का भुगतान करना ही पड़ेगा, तुमने गलती की सजा मिल के रहेगी। अभी के अभी इसे कारागार लेकर जाओ। मंत्री जी, इसके बाद भी मुझे कुछ शिकायतें सुननी पड़ेगी क्या? नहीं महाराज, आज की ये आखिरी शिकायत है। अब तक आप 4 दोषियों को सजा दे चुके हैं महाराज। मैं भी वही सोच रहा हूँ। ऐसे तो सारा दिन कचरे में ही सजा देने में समय निकल जाता है और इस राज्य की कुशलता एवं प्रजा की उन्नति के बारे में सोचने के लिए कहाँ समय मिलता है। इसलिए आज मैंने एक निर्णय लिया है, अब से न्याय के लिए कोई मेरे पास नहीं आएगा, राज दरबार में आना ही नहीं पड़ेगा। सारे गाँव के मुखिया लोगों को ही निष्पक्षपात विचार करने का आदेश देना है। आप क्या बोलते हो? ये तो बहुत अच्छा निर्णय है महाराज। तब तो सारी शिकायतें मुखिया तक ही सीमित हो जाएंगी। इसके बाद आपको बहुत समय मिल सकता है, इसलिए आपको प्रजा की भलाई के लिए सोचने का समय भी मिलेगा। तो फिर देर किस बात की? अभी के अभी ये राज शासन बनाकर पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दीजिए। आज ये कचहरी यहीं समाप्त करते हैं, कल सुबह फिर से कचहरी में मिलेंगे सब। आज से आपकी जो कुछ भी शिकायतें होंगी उसको अपने गांव के मुखिया से फरियाद करके सही चारा पाना पड़ेगा। सुनो सुनो सारी प्रजा सुनो, मुखिया का निर्णय ही आज से आपको महाराज का निर्णय मानकर चलना पड़ेगा। इस तरह उस दिन से चाहे समस्या कुछ भी हो, न्याय करने वाला मुखिया ही बन गया था। उस गांव में माणिक्य और सुब्बू नाम के 2 भाई रहा करते थे। दोनों में बेहद स्नेह था। एक दिन, छोटू, आज का सारा सामान आ गया है क्या? सब कुछ आ गया भैया, और तो और नरसिंह जी को भी पूरा कर्जा चुका के आ गया मैं शहर में। वासु ने भी कुछ पैसे मांगे थे आज, उसको भी दे दिए क्या? हाँ दे दिए, वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा था। उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है? उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में तुमने सब पता कर लिया ना? वो भी सब पता करके आया हूँ आज भैया, वो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है, गुरुजी ने बोला था। बहुत बढ़िया, मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल रहा है। कम से कम तुम तो उसके बारे में सोच रहे हो। ठीक है, वो भी मेरे बेटे जैसा ही है, मगर उसके दोस्तों पर थोड़ी नजर रखनी होगी, यही सही रहेगा। वो लोग उसे गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। ऊपर से वो मुखिया का बेटा किशन है ना, वो बहुत ही बदमाश है। उससे मिलने के बाद वो कुछ भी हरकतें कर सकता है, मुझे डर लग रहा है। इस उम्र में बच्चे ऐसे ही रहते हैं ना। पढ़ाई खत्म करके व्यापार संभालने तक वो पूरा बदल जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, मगर 10 दिन में त्योहार आ रहा है, ठीक है? उसके लिए हमें बहुत सारा सामान चाहिए होगा। एक बार तुम नरसिम्हा जी के पास जाके आ जाओ, इन सारी चीज़ों को एक एक करके 15 बोरे भेजने के लिए बोलना, ठीक है ना? और पैसे 2-3 दिन में दे देंगे, बोल देना। ठीक है भैया, खाना खाने के बाद जाके आऊँगा, तब तक रुक जाइए। जाके आने के बाद शाम को भैया के साथ बैठकर इन पैसों में तुम्हारे हिस्से के पैसे में हिसाब देख लूंगा। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो भैया? पिताजी ने कारोबार दोनों के हाथों में बराबर दिया है, इसमें जो कुछ भी लाभ होगा वो हम दोनों का ही होगा ना। कुछ भी हो एक ही बात है, मुझे अलग मत कर देना भैया, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे कैसे चलेगा? जब पिताजी ने इस व्यापार की डोर मेरे हाथ में दी थी तब तुम बहुत छोटे थे, अब तो तुम जवान हो गए हो। जल्दी ही शादी करके तुम्हें अपना घर बसाना है। ये सारी बातें शाम को भी तो कर सकते हैं ना, पहले तुम जाओ। इस तरह दोनों भाइयों में बहुत ही प्यार था। दोनों का प्यार अनमोल था। बड़ा भाई दुकान में बैठकर कारोबार संभालता था और छोटा भाई बाहर जाकर सारा काम निपटाकर वापस घर आता था। नरसिम्हा जी देखिए, इस पट्टी में जो जो सामान है वो सारी चीजें एक एक करके 15 बोरों में दे दीजिए। भैया ने पहले 100 रुपए दे दिए हैं और बाकी के पैसे आपको 1 हफ्ते में दे देंगे। अरे आपके पास से पैसे कहाँ जाएंगे? और ये पैसे भी मुझे नहीं चाहिए, पूरे पैसे 1 हफ्ते में ही दे देना। हम पे इतना भरोसा करने के लिए आपका धन्यवाद, और कल सुबह सारा सामान भेज दीजिए। हम आपको आपके पिताजी के जमाने से जानते हैं, हमारे बीच पैसा कभी किस्सा बना ही नहीं है। आपके पिताजी के व्यापार को आप दोनों भाई राम और लक्ष्मण जैसे बरकरार रख रहे हैं। अब तो आपका व्यापार भी दुगना हो गया। आप जैसे ईमानदार लोगों की वजह से हमारा व्यापार इतना अच्छा चल रहा है। ठीक है, आप जा सकते हैं, मैं सारा सामान कल भेज दूंगा। इस तरह सुब्बू के वहाँ से जाने के बाद नरसिंह, सुनो, फिलहाल मैं मुखिया जी से मिलने चौपाल पर जा रहा हूँ। अगर कोई कारोबार के लिए आए तो सामान लिख के रखना, मैं आके देख लूंगा। तुम किसी को सामान मत देना। इसके बाद नरसिंह गांव के चौपाल पर जाता है। हाँ, दोनों तरफ के लोग आ गए हैं। बोलो सीता, क्या हुआ है? मालिक, मैं नरसिम्हा जी के पास कुछ सामान लाने गया था, उन चीजों को बेच के मैंने व्यापार किया, बहुत नुकसान हुआ है मेरा। अब तक तो कुछ पैसे उन्हें दे दिए, अब मेरे पास 1 फुटी कौड़ी भी नहीं है। बाकी के पैसे मैं दे नहीं पा रहा हूँ, मगर मुझे नरसिम्हा जी की तरफ से बहुत जोर दिया जा रहा है। अब मैं क्या करूँ, वरना ही एक चारा रह गया। अरे देखिए मुखिया जी, सीताराम सरासर झूठ बोल रहा है। उनको तो इन चीज़ों के बेचने के बाद मुझे खुद को बहुत ही फायदा हुआ है। मुझे कुछ पैसे दिए करके सरासर झूठ बोल रहा है। अब तक तो उन्होंने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया है। मैंने उन पर यकीन करके बहुत सारा माल दे दिया था। पिछले 3 महीनों में उधार पे दे रहा हूँ। कल दूंगा परसों दूंगा कह के टालते रहे हैं, और आज कुछ भी नहीं दे सकेगा ये बोल रहा है। नसीमा ने मेरे से कुछ पैसे लिए थे, लेकिन आज वो झूठ बोल रहा है। मेरा कारोबार पूरा नुकसान में चल रहा है। मुझे उसे लगभग पूरे 5000 रुपए चुकाने हैं मुखिया जी। पूछा तो नहीं दे रहा है। कमाए हुए लाभ से शहर में एक अच्छी सी दुकान खोल ली इन्होंने, ये बात मुझे भी पता चली है, लेकिन फिर भी पैसे नहीं दिए। आप एक बार अच्छे से छानबीन कर लीजिए, उसके बाद ही आप न्याय करना। ये झूठ पे झूठ बोल रहा है। आप दोनों की बातें सुन ली मैंने, मैं खुद सच पता करूंगा। आप दोनों 2 दिन के बाद फिर से यहाँ पे आ जाना, तब मेरा अंतिम निर्णय होगा। इस तरह 2 दिन के बाद वो फिर से चौपाल पर आते हैं। हमें जो कुछ भी पता चला है, सीताराम ने नरसिम्हा के पास उधार पे सामान जरूर लिया हुआ है। उसके लिए कुछ पैसे भी चुकाए थे। सीताराम को व्यापार में पूरा नुकसान होने की वजह से वो नरसिम्हा को पैसे देने के लायक नहीं बचा है। इसलिए ये ग्राम पंचायत सीताराम को कड़ी सजा सुना रही है। उनको 1 हफ्ते के कारागार में बंद कर दिया जाए, यही अंतिम फैसला है हमारा। ये अन्याय है। सीताराम के पास बहुत दौलत है, मगर वो मेरे उधार नहीं चुकाना चाहता है।
इसलिए ये नाटक कर रहा है। और तो और कड़ी सजा का नाम लेके बस 1 हफ्ते का कारागार। ये बस पैसे ना चुकाने के लिए नाटक कर रहा है। 5,000 रुपए नहीं चुकाने के जुर्म में महाराज ने 5 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। आप सबको याद होगा। मुझे ही वापस न्याय सिखा रहे हो क्या? तुम्हारे जुर्म की वजह से सीताराम ने खुदकुशी कर ली होती तो पता है क्या होता? हमें मत सिखाओ, हमें पूरी तरह पता है हमें क्या करना है। अगर तुमने इस न्याय को नहीं माना तो तुम्हें 1 महीने की सजा मिल जाएगी। इसके बाद नरसिंह वहाँ से चुपचाप चला जाता है। 1 हफ्ते तक कारावास की सजा काटने के बाद सीताराम कारावास से मुक्त होकर अपने घर वापस आता है। क्या हुआ सीताराम? और मेरे 1000 रुपए कहाँ है? ये लो 1000 रुपए। ये क्या है? तुम्हें तो मेरी वजह से 5000 रुपए का मुनाफा हुआ था ना, और तुम मुझे 1000 रुपए दे रहे हो? चुपचाप मुझे मुनाफे का आधा हिस्सा दे दो सीताराम, वरना तुम मुझे जानते ही हो, मैं पिताजी से बोलकर तुम्हें और 5 साल की सजा सुनवा दूंगा। अरे अब ऐसी बात नहीं है। नहीं बाबू, अब ये बात आप भूल ही जाइए। ये लो तुम्हारे 2000 रुपए। हाँ, ये ठीक रहेगा। अगर पिताजी तुमसे पूछे तो बोल देना तुमने मुझे 2000 रुपए दिए हैं। लेकिन मैंने तो आपको 500 ज्यादा दिया है। ये सारे पैसे पिताजी को दे दूं तो मुझे इनमें से क्या मिलेगा? और ये तुम्हें सलाह किसने दी थी बताओ? मैंने ही ये सलाह दी थी ना तुम्हें। अब तुम इस बात को यहीं पर भूल जाओ सीताराम, समझ गए? दोनों बाप और बेटे एक ही जैसे हैं। रोज रोज 1-2 झूठी सजा सुनाकर पैसे लूट रहे हैं। इस तरह गांव के मुखिया जो भी सजा सुनाते थे वही अंतिम निर्णय होता था। अगर किसी ने भी उनका विरोध किया तो उसे गांव से बाहर निकालने तक की सजा सुनाई जा सकती थी। मुखिया का बेटा भी इस काम में उसकी मदद किया करता था। एक दिन की बात है। चलना रे वासु, शहर में मेला लगा है, मेले में जाके आएंगे। मुझे वहाँ से बहुत सारा सामान खरीद के लाना है। तुमने तो सीताराम के पास से बहुत से पैसे लिए थे ना। अब भला इसमें क्या बुरा है वासु? मेरी वजह से ही तो उसे मुनाफा हुआ था। मैंने तो बस उससे मेरा हिस्सा ही लिया ना। ये सारे पैसे तो वो सीताराम नरसिंहा को धोखा देके ही कमाता था ना। यानी कि जो पूरी तरह से डूब गया था वो नरसिम्हा था ना। अगर तुम ये सब सोचोगे तो हमारे पास इतने पैसे कैसे आएंगे? और मौज मस्ती करने के लिए पैसे चाहिए ना। इस तरह किशन के साथ मिलकर वासु भी गलत रास्ते पर चलने लगता है। इसी तरह एक दिन की बात है, अचानक माणिक्या की दिल के दौरे से मृत्यु हो जाती है। वासु अपने काका के साथ मिलकर व्यापार के तौर तरीके को सीखने लगता है। क्या वासु, दुकान में इतनी देर से आते हैं क्या बेटा? जल्दी आना चाहिए। ठीक है, तुम थोड़ी देर दुकान पे बैठना, मैं जाके सामान ले आता हूँ। ठीक है काका, आप बेफिक्र जाइए, मैं संभाल लूंगा। इस तरह सुबह के जाने के बाद वासु दुकान देखने लगता है। यही सही समय है। काका के आने से पहले कुछ पैसे ले लूंगा मैं। कल किशन के साथ शहर जाकर आऊंगा, वहाँ से अच्छे कपड़े खरीदूंगा। वासु, लगता है तुम्हें कारोबार पूरा समझ में आ गया। तुम्हारी उम्र में ही मैं दुकान पे आया था। भैया ने ही मुझे ये सारे तौर तरीके सिखाए थे। मुझे समझ में आ गया है काका। ठीक है काका, अब आप आ गए, अब मैं घर जाता हूँ। ऐसा क्यों बोल रहे हो? शाम को दुकान बंद करके हम यही रहेंगे, ऐसे बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैंने तो अपने दोस्तों को पहले ही बोल दिया है काका, कल से पूरे दिन बैठूंगा मैं, बस आज मुझे जाने दो। ठीक है, चले जाओ, कल से सब बंद, सिर्फ कारोबार को देखना है। इस तरह वासु दुकान से लिए पैसे को लेकर किशन के पास जाता है। देखो किशन, मेरे पास कितने सारे पैसे हैं, इनसे हम शहर जाके अच्छे कपड़े खरीद कर लाएंगे। इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? तुमने चोरी की है क्या बताओ? अपने ही दुकान में पैसे लाना चोरी नहीं है रे, ऊपर से वो मेरे पिता की दुकान है। यानी कि तुम घर के चोर हो। ठीक है, आज तो वैसे ही समय गुजर गया है, कल सुबह ही चलेंगे दोनों। कल मैं नहीं आ सकूंगा, काका मुझे बाहर नहीं भेजेंगे। चलो आज ही चल के आते हैं। इसके बाद वासु और किशन शहर जाकर अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदते हैं। अगले दिन नए कपड़े पहनकर वासु दुकान पर आता है। क्या वासु, कल हिसाब में 100 रुपये कम थे, कभी ऐसी गलती नहीं हुई? तुमने लिए थे क्या? बोलो तो। मैं क्यों लूंगा काका, मुझे नहीं पता। ठीक है, ये तो नए कपड़े लग रहे हैं। इतने महंगे कपड़े तो मैंने कभी नहीं देखे तुम्हें पहनते हुए। नए खरीदे क्या? हाँ काका, ये नए कपड़े हैं। कैसे लग रहे हैं? हाँ ठीक है, मगर तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले? सच सच बताना, कल तुम दुकान से ही पैसे लेकर गए थे ना? मुझे नहीं पता, ये कपड़े पिताजी ने दिलाए थे। चुपचाप बता दो, नहीं तो 2-4 थप्पड़ लगाऊंगा। हाँ मैंने लिए थे, लेकिन मेरे पैसे लेने के लिए मुझे हक है। ये मेरे पिताजी की दुकान है। ये खाली तुम्हारे पिता की नहीं, इसमें आधा हिस्सा मेरा भी है। तो फिर मैंने तो बस मेरे हिस्से के पैसे लिए हैं, आपको क्या मतलब? देखो वासु, तुम ऐसी बातें मत करो, अभी तुम छोटे हो। ये सब हमारा खानदानी व्यापार है, ये हम दोनों का व्यापार है। दोनों में से कोई भी गलत करेगा तो दोनों को साथ में नुकसान हो जाएगा। अब से तुम दुकान में मत बैठना, ठीक है ना वासु? मैं कल तुम्हारा परिचय नरसिम्हा से कराऊंगा। इस तरह अगले दिन वासु को उसके चाचा नरसिंह के पास लेकर जाते हैं। देखिए नरसिम्हा जी, आज से आपके पास हमारा सामान लेने वासु आएगा, कल से मैं नहीं आऊँगा। आज से बाहर के सारे कारोबार यही निपट लेगा। आपके घर में से कोई भी आएगा, मैं बेझिझक सामान दूंगा। धन्यवाद नरसिम्हा जी, अब मैं चलता हूँ। इस तरह उस दिन से बाहर जाकर सेठ से सामान लाने का काम वासु को सौंपा जाता है। इसी तरह एक दिन की बात है। ये लो वासु, इस चिट्ठी में लिखे सामान को 10 बोरियों में भेजने के लिए सेठ को बोलना, और ये लो पिछली बार के सामान के पैसे, ये नरसिम्हा जी को दे देना। इस तरह वासु हर दिन नरसिंह सेठ के पास जाकर हर रोज सामान लाता था। इस तरह कुछ दिनों के बाद सुबू जी, आपको मुझे बहुत सारे पैसे देने हैं, कुल मिला के 10 रुपए भेजने हैं आपको मुझे। अभी तक जितना हो सके उतना जल्दी दे देते अच्छा होता। क्या कहा? मैं तो आपको हर बार पैसे भेजता रहा हूँ, वासु आपको पैसे नहीं दे रहा था। जब भी पूछता था तो कहता था हमारे काका खुद ही आकर आपको पैसे देंगे। ठीक है नरसिम्हा जी, कुछ तो गड़बड़ है, आप चाहिए, मैं कल दुकान आके आपको पैसे दूंगा। इस तरह नरसिंह को भेजकर वासु के पास जाकर उससे ये पूछता है। हाँ, सारे के सारे पैसे मैंने ही लिए थे। वैसे भी आप पैसे नहीं दोगे तो मैं क्या ही करूँगा बताओ तो? अगर तुम ऐसे करोगे तो व्यापार डूब जाएगा। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझे बोलो, हर साल मिलने वाले लाभ में आधा हिस्सा तुम्हें जरूर दूंगा। आज से तुम ऐसी हरकतें मत करो, खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाएगा, समझे तुम?
इस तरह वासु को डांट कर उससे पैसे लेकर नरसिंह को देकर आता है। वासु सारी बात किशन को बताता है। मेरे काका का जुल्म अब मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ किशन। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर अगर तुम्हारे बाबा को उस व्यापार से बाहर निकाल दिया तो वो सारा व्यापार तुम्हारा ही है ना, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है? इसका मतलब है मेरे काका को मार दूँ? मारने के लिए कौन बोल रहा है? मैं बोलूँ ऐसा करो, कल सुबह मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा। इस तरह किशन अगले दिन सुबह वासु के घर आता है। सुब्बू काका, वासु घर पर है क्या? घर में ही है किशन, उसके कमरे में ही होगा। इसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं। बाप रे, वासु वासु तो मर गया, वासु तो मर गया है। क्या कह रहे किशन? वासु ऐसे कैसे मर सकता है? चलो इसे अस्पताल लेकर चलते हैं। इसके बाद वासु को अस्पताल लेकर जाते हैं। खाने में जहर की वजह से बेहोश हो गया है ये, बस इतना ही है। मैंने दवाई दे दी है, जल्दी होश आ जाएगा। हे भगवान, क्या खाया होगा कल? घर में ही खाना खा के सो गया था ना। इस तरह ठीक होने के बाद वासु को घर लेकर जाते हैं। अगले दिन चौपाल पे आने के बाद सुबु छानबीन के लिए मुखिया के पास खबर भेजता है। सुबु चौपाल पर आता है। देखिए सुबू जी, आपने पैसों के लिए अपने सगे भाई के बेटे वासु को विष आहार खिलाकर उसको जान से मारने की कोशिश की है। यह आप पे आरोप है, इसके लिए समाधान क्या है? ऐसे क्यों बोल रहे हो? वासु मेरा भी बेटा है। मेरे बेटे को मैं क्यों विषार खिला के मारूंगा? जरूर ये षड्यंत्र है। मैं कभी ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ। नहीं मुखिया जी, अगर मुझे रास्ते से हटाया तो सारा व्यापार और जायदाद इनकी हो जाएगी। इसीलिए काका ने विष प्रयोग करके मुझे मारने की कोशिश की। हाँ हाँ, अगर मैं इसे सही समय पर अस्पताल नहीं लेके जाता तो ये मर जाता मुखिया जी। इस तरह मुखिया दोनों तरफ के बयान को सुनते हैं। उसके बाद सुबह तुम विष प्रयोग करके अपने भाई के बेटे को मारना चाहते थे। यह आरोप सच निकल गया है। तुम्हें ग्राम बहिष्कार की सजा मिलती है और तुम्हारी सारी जायदाद का वासु उत्तराधिकार होगा। इस तरह सुबु को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। सुबु ऐसी स्थिति में गांव के बाहर जाकर नजदीक की गांव की सीमा में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। देखो वासु, मैंने तुम्हारा सारा व्यापार तुम्हें दिलवा दिया है, तो अब तुम्हें मुझे मेरा हिस्सा तो देना पड़ेगा ना। क्यों नहीं दूंगा? ये लो तुम्हारे लिए पूरे 3000 रुपए। इस तरह मुखिया रिश्वत लेकर गलत सजा सुनाकर सुबु को गांव से बाहर निकाल देता है। कुछ दिनों के बाद महाराज भेष बदलकर देश संचार करते हैं और सुबु के गांव आते हैं। बहुत थक गया हूँ, ये घोड़ा भी थक गया है। यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई नजर ही नहीं आ रहा। हाँ, वहाँ पे एक झोपड़ी दिखाई दे रही है। वहाँ पे जाके मदद मांगता हूँ। देखिए, मैं बहुत दूर से सफ़र करके थक गया हूँ। मुझे और मेरे घोड़े को थोड़ा पानी पिलाएंगे क्या आप? हाँ, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? मेरी बात छोड़ो, पहले आपकी कहानी मुझे बताइए तो ज़रा। आप अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या बोलूं महोदय, हमारे महाराज के गलत निर्णय ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। महाराज ने गलती की है? क्या है वो? थोड़ा विस्तार से बताइए। इसके बाद गांव के मुखिया के द्वारा गलत फैसले से उसे गांव से बाहर निकालने के बारे में सब कुछ महाराज को बताता है। बाप रे, मुखिया मेरे दिए हुए अधिकार का ऐसे गलत दुरुपयोग करेंगे। मैं अपनी गलती को अभी सुधारूंगा। इसके साथ ये तो बहुत गलत हुआ। देखो सुब्बू, मैं इस देश का राजा श्री वर्मा हूँ। देश बदल के देश संचार करते हुए यहाँ आया था। तुम मेरे साथ हो, मैं अभी तुम्हारा न्याय करता हूँ। इसके बाद राजा सुब्बू को लेकर राजधानी जाते हैं। उस मुखिया को बुलाकर और वासु को बुलाकर न्याय विचरण करते हैं। सुब्बू को वो निर्दोष घोषित कर देते हैं और बाकी दोनों को 10 साल की कठिन कारावास की सजा देते हैं। देखिए अमात्य जी, सारे ग्रामाधिकारियों को दिया हुआ न्याय विचरण का अधिकार को रद्द करते हुए सारे देश को एक ही उन्नत न्यायाधीश को नियुक्त करना चाहता हूँ मैं। आप तुरंत इस निर्णय को लागू कर दीजिए। इस तरह